मैं कोई आर्किटेक्ट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। इसमें स्ट्रक्चर कंसल्टेंट भी शामिल है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी गलत होता है, इसमें सब गलत होता है। पहले मैं ये देखूंगा कि मैं उसकी इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्लान क्या बना रहा हूँ, किन किन स्टेक होल्डर्स को जमा कर रहा हूँ, किन से बात करनी है मुझे और किन से क्या काम लेना है। मैं आपसे किताबी बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वर्ड्स में पेश कर रहा हूँ, क्या मैं इनोवेटिव और आइडियोलॉजिकल थॉट पे जा रहा हूँ कि यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, कि अगर किसी को कहीं पहुंचना है और किसी प्रोफेशन में जाना है तो सबसे पहली जीत यही है कि अपने अंदर जीत लो। मैं उनको वही चीज एजुकेट करता हूँ जो कि हमें उनको आज की दुनिया के हिसाब से बतानी चाहिए, और मेरे टॉपिक्स भी सस्टेनेबिलिटी होंगे, रीशेपिंग के ऊपर होंगे, बिल्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे। तो उससे क्या होता है कि वो जो 3-4 स्टूडेंट्स हैं वो उस तरह ग्रो हो जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और आर्किटेक्चर का काम है, ये आज के दौर के अंदर एक खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर कितना इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कहा दिस इज अ प्रोजेक्ट, तो ये कंसेप्ट ओरिजिनली वहां से इनिशिएट हुआ। फिर 2008-9 के बाद जब हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे थे तो आर्किटेक्ट्स ने कहा कि अच्छा यार, इसके लिए एक साइट आर्किटेक्ट अलग होगा। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कहेंगे उसे लोग। फील्ड्स को भी स्टडी कर रहे हैं, यानी सिविल का एक सब्जेक्ट हर वक्त आपके पास है, इंटीरियर डिजाइनिंग का हर वक्त सब्जेक्ट आपके पास है, लैंडस्केपिंग का भी है, आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी है, देन आपके पास प्रोफेशनल प्रैक्टिस का भी सब्जेक्ट है। उसके साथ आपकी जो फील्ड के ऊपर यानी साइट के ऊपर सर्वेइंग हो रही है वो वाला सब्जेक्ट भी हमने पढ़े। तो ये पर्सनैलिटी सारी जो है रीडिंग हैबिट के साथ डेवलप हुई है या नेचुरल बॉर्न थी? हमारी यूनिवर्सिटी में अक्सर जितने भी मेरे दोस्त होते थे तो यूनिवर्सिटी टाइम से पहले। हाय गाइस, आई एम फहद ख्वाजा एंड आई एम फ्रॉम एडिनबरो, पाकिस्तान, सर्विंग एज अ प्रोजेक्ट हेड for all over Pakistan facility management and for project expansion, and I'll be giving a podcast to rebuild digital Pakistan, in which I'll be sharing some kind of insights concerning to architecture, architectonic engineering and project management, and I'll be sharing my lifelong learning experience in terms of facility management of more than 140 branches, along with the project's expansion of nearly 11 branches, making a square footage of more than 4 lakh plus square feet. So I'll be sharing you some kind of very different information, intellectual one and a technological one, so that you can equip yourself with some kind of very innovative ideas, creative and a meritocratic information, in which you'll be having a knowledge, a perception, a creativity and an innovation with the real world. फाद भाई, बड़ी लंबी जर्नी आपके साथ तय करनी पड़ी और अभी और यहाँ पे बैठ के तय करनी है। जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे इस बारे में ये होगा कि आप कुछ थोड़ा ज़रा अपनी स्कूलिंग और अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में थोड़ा ज़रा बताएं, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको ये अंदाज़ा हो सके कि जो एक आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइट के ऊपर आपका जो सफ़र है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ और कैसे आप उस तरफ गए और किस शहर से आप बिलोंग करते थे पाकिस्तान में। थोड़ा ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएं। जी जी बिल्कुल। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मेरान यूनिवर्सिटी से है, जामशरो से, और अगर आप मज़ीद बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो हम कहते हैं कि मेरी जो इवन एडमिशन थी, मैं ये प्राउडली फील करता हूँ कि वो मेरिट के बेसिस के ऊपर थी। यानी उस ज़माने में अगर मेरान में एडमिशन लेना होता था, जैसे आजकल के ज़माने में आप कहते हो NED, NCA या इन जगहों पर एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हैदराबाद अर्बन के ऊपर मेरे पास मेरिट के ऊपर ये एक एडमिशन थी जो एक उस ज़माने में बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। देन गोइंग टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, तो आम इंजीनियरिंग 4 साल, आर्किटेक्चर 5 साल। तो आप सुन के पहले सोचते हो 1 साल और पढ़ना पड़ेगा, तो लाइक ये भी एक लोग सोचते हैं। जब आप गए तो तब आपने वहाँ पे एक और न्यू चीज़ फाइंड आउट की कि यहाँ जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो दूसरे स्कूलिंग के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ सिर्फ आप आर्किटेक्चर नहीं पढ़ रहे, आप आर्किटेक्चर के साथ डिफरेंट फील्ड्स को भी स्टडी कर रहे हैं। यानी सिविल का एक सब्जेक्ट हर वक्त आपके पास है, इंटीरियर डिजाइनिंग का हर वक्त सब्जेक्ट आपके पास है, लैंडस्केपिंग का भी है, आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी है, देन आपके पास प्रोफेशनल प्रैक्टिस का भी सब्जेक्ट है। उसके साथ आपकी जो फील्ड के ऊपर यानी साइट के ऊपर सर्वेइंग हो रही है वो वाला सब्जेक्ट भी हमने पढ़े। तो यानी इन अ नटशेल अगर आप देखें तो इट वाज नॉट ओनली द आर्किटेक्चर बट इट वाज द अमलगमेशन बिटवीन ऑल द फील्ड्स विद आर्किटेक्चर फील्ड। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एजुकेशन थी जो हमने मेरान यूनिवर्सिटी से हासिल की। देन फर्दर
मैं अगर प्रोसीड करूं तो हम अपनी अगर जर्नी को मजीद आगे देखें तो अभी तो मैं पीछे चाह रहा हूँ, अच्छा मजीद और पीछे जा पीछे रहे हैं। जाएं, पीछे से बताएं पीछे कि से क्यों अगर मैं गए? देखूं और कोई तो फील्ड नहीं थी आपके पास क्या? नहीं, फील्ड बिल्कुल थी, बिकॉज आई वॉज मोर प्रोफाउंड फॉर द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स मोस्ट ऑफ टाइम्स, क्योंकि मैं बड़ा प्रोफाउंड था कि मुझे मैथ से रिलेटेड कोई चीज़ मिले तो अक्सर लोग मुझे एडवाइस करते थे कि यार आप फिर टेलीकॉम ले लो, आप केमिकल इंजीनियरिंग ले लो, आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स तो बहुत ही अच्छी है। मैं ट्यूशंस देता था फिजिक्स की, आप इससे अंदाजा लगाएं कि मैं फिजिक्स में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मैथ्स वॉज ऑन माई फिंगर टिप्स, जैसा मैं अभी भी है। तो मैं ये कहता था कि यार इससे जो है ना मुझे किन फील्ड्स में जाना चाहिए, लेकिन मैंने ये फील किया कि वक्त के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ अगर वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं तो उनमें जिद्दत कहाँ आ रही है, मतलब कौन सी ऐसी फील्ड है जिससे मैं अपने आप नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी, अपने इर्द गिर्द के नेबरहुड में चेंज पैदा कर सकता हूँ। तो वो चेंज मुझे आर्किटेक्चर के अंदर नजर आया। जो आर्किटेक्चर के कहते हैं ना कि यार जब आप कोई चीज बनाते हैं तो यू आर डेवलपिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल, बिकॉज दोज बिल्डिंग स्पीक्स समथिंग। जब वो बिल्डिंग्स बोलती हैं तब आपको एक फीलिंग आएगी कि यार मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो दूसरों के लिए, उनकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं। अब हम ये तो हमारी बात है यूनिवर्सिटी टाइम की, उससे बैकग्राउंड में देखा जाए तो मैं जब सोसाइटी में था तो एक बड़ा अच्छा नॉर्म पॉपुलर था कि यार सारे बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में जाया करते थे। तो माय पेरेंट्स का एक प्रोफाउंड रिगार्ड था कि यार कुछ भी हो जाए इन बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है, क्योंकि सोसाइटी में से सिर्फ हार्डली एक ही फैमिली थी जिनके 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते थे। अब उस जमाने को आप देखें एट द टाइम ऑफ 90s, अर्ली 90s, कि उस वक्त अगर कोई पेरेंट इंग्लिश मीडियम में भेज रहा है तो वो क्या परसेप्शन होगी, क्या उन्होंने मेहनत की होगी उस जमाने में। और मेरे फादर की हैदराबाद के अंदर टावर मार्केट में एक छोटी सी शॉप थी। अब आप देखें वो जो उस वक्त एक छोटी सी शॉप से अर्न करना, 2 भाइयों को पढ़ाना, वो भी इंग्लिश मीडियम में। फिर जब पहली बार व्हेन वी वर हार्डली इन क्लास 5th और 6th, तो उस वक्त पेंटियम 1 का कोई जमाना आया था, ठीक है। स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया कि इसके लिए अलग से फीस होगी। तो माय फादर सेड के नो यार आपको वो भी पढ़ना है, लाजमन पढ़ना है। यानी कंप्यूटर उस वक्त हालांकि क्या पढ़ाया जाएगा 30 मिनट में, ज्यादा था हम गेम्स ही खेल सकते थे उस पर, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं उसमें आपको पढ़ना है। और वो पढ़ने के साथ साथ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 7th और 8th, तो उस वक्त अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मेरी रीडिंग लाइक बहुत ही नॉर्मल और वो एक नॉमिनल होती थी, द, यू, वी। तो मुझे उस वक्त टीचर ने एक्सप्लेन किया कि यार इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ नहीं बल्कि सबके साथ यही है। वो उनकी एक जो सजेशन थी वो ये थी कि आप जिंदगी में याद रखो रीडिंग को अपनी हैबिट बना लो। अगर आपने रीडिंग को हैबिट बना ली फिर आप लाइफ के किसी भी स्टेज में चले जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। अब रीडिंग की जो हैबिट है वो क्या होनी चाहिए? इट डजंट मीन्स कि टू गो ऑन विद द स्कूलिंग बुक्स और नॉवेल्स और सम काइंड ऑफ एजुकेशनल बुक्स और लिटरेचर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली रीडिंग मीन्स टू इनोवेट सम काइंड ऑफ न्यू वर्ड्स जो आपके अंदर आने चाहिए, फिर वो डेली एक ही क्यों नहीं हो। अगर डेली एक वर्ड भी आपने अपनी रीडिंग से सीख लिया तो बिलीव मी, आप समर वेकेशंस की बात करते हैं बच्चों के साथ, हम उनको सिखाते हैं कि यार 2 महीने सिर्फ 60 वर्ड्स आप याद कर लो, नए वर्ड्स। आप यकीन करें आपकी वोकैबुलरी चेंज हो जाएगी। लोग बोलेंगे यार इसके तो बोलने का और बताने का स्टाइल ही चेंज है। मैं एक ज़माने में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बात थी कि जब ये स्टीव जॉब्स और ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, और उसमें उनमें एक के बारे में बड़ा अच्छा कोट किया हुआ था कि स्कूल में जैसे कंपटीशन होता है ना, हमारे स्कूल्स में भी जैसे होता था इंग्लिश का, तो हमें बोलते थे कि यार आपको जो है ना वो हम एक साथ 100 वर्ड्स देंगे और आपने ना वो जल्दी जल्दी बोलने, तो जो सबसे स्पीड में बोल देगा वो 100 वर्ड्स, तो दैट विल बी नोन एज अ विनर। फिर सेकंड कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें ये था कि आपको वर्ड्स बोलने ताकि आप उससे जितने ज्यादा बोल सकोगे उतनी ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। ये 90s की बात है। तो 90s में हमारी अप्रोच क्या होती थी कि हम हार्डली 150 वर्ड्स पे पहुंचते थे, 170-180 वर्ड्स पे पहुंचते थे, ठीक है। लेकिन मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि क्या आज की जनरेशन जो कि बहुत ही ज्यादा AI टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर है, क्या वो क्लास 7th 8th का बच्चा आपको रैंडमली 200 वर्ड्स बता सकता है? और वो भी उस
साइकोलॉजी के अंदर कि हमने आज से 30 साल पहले पढ़े, तो क्या वो उतने सारे वर्ड्स की वोकेबलरी गेन कर सकता है? इसको हम आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप ये आपने अपने मैट्रिक किया, इंटर किया, तो हमें अपने ऑडियंस को, हमारा एक बड़ा क्वेश्चन होता है इन डेप्थ जाके, अभी मैं आपके ब्रेन के अंदर इन डेप्थ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि भाई आपने जैसे बताया कि फादर की एक शॉप थी, उसके बाद आपने, तो ये जो आर्किटेक्चर का एक कॉन्सेप्ट बिल्टअप हुआ, मुझे वो समझना है कि वो बिल्टन किसी को देख के हुआ या खुद से माइंड बनाया, या नॉर्मली क्या होता है, चल यार 4 दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूँ। देखिए, फॉर गोइंग ऑन विद द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, जब शुरू में मैं इस आर्किटेक्चर के बारे में पहले मैंने पढ़ा कि मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ या क्यों जा रहा हूँ, वो क्यों पढ़ा, दैट इज माय पॉइंट। वहां से मुझे उस डॉट से चलना है। उस डॉट से इसलिए चलना है क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता था, वो मैं अभी भी आपको बताऊं, आप अगर चले जाएं हैदराबाद में मुबारक सोसाइटी की तरफ, ठीक है, तो एक प्रॉपर एक सोसाइटी बिल्टअप है। लेकिन जब मैं दूसरों के लाइफ स्टाइल और उनके घर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखता था, तो मैं कहता था देयर इज समथिंग मिसिंग, अ गैप इज देयर, जिसको फुलफिल करना है। वो फुलफिल कैसे होगा कि इनका जो लिविंग स्टाइल है उसमें कोई तब्दीली लाई जाए, क्योंकि इन दी एंड जब उनका लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाएंगे। तो जब क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हुई तो फिर मैं एक बंदे की तरफ नहीं गया हूँ, मैं पूरी जनरेशन की तरफ गया हूँ। वहां से जब मैंने स्टडी किया तो सबसे पहले जहां मैं खुद रहता था उसका एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। वो ये बात हो रही है बिफोर द आर्किटेक्चर कि यार मैं पेंसिल से क्या कर सकता हूँ अभी आज की डेट में। देन उसके बाद मैं जब अपने घर में हूँ और जो दूसरों के घर है उनको बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो वहां पर 80 स्क्वायर यार्ड्स के सारे छोटे छोटे जो घर थे, आगे वाली साइड पे 200-250 स्क्वायर यार्ड के थे। मैंने अपने कजन का घर उस वक्त खुद डिजाइन किया, जो खुद डिजाइन करके मैंने उसको दिया और उसकी कंस्ट्रक्शन में मैं खुद खड़ा रहा कि क्या हो सकता है और क्या बेहतरी हो सकती है। इंजीनियरिंग से पहले की बात, ये इंजीनियरिंग से पहले और फिर ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, यानी अभी मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बातें कर रहा हूँ। तो उस जमाने में कंसेप्ट था कि यार उस जमाने में मैं क्वालिटी को देख रहा हूँ कि क्या क्वालिटी होगी कि ये घर जो आज बन रहा है ना, ये आज उसके बाद 30 इयर्स 35 इयर्स के बाद जो जनरेशन आएगी वो बोलेगी कि यस इट वाज राइट। अब हमारी जो क्वालिटी है, वो जो हमारी इंप्रूवमेंट है, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी भी कह रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो बच्चा कहीं और अब तवज्जो देगा ना। अब उसके घर का मसला हल हो गया, वो क्वालिटी से जिंदगी गुजार रहा है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है कि अब वो देखेगा मेरी और कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं, मैं टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में कैसे जिंदा रह सकता हूं, मैं अपनी एजुकेशन को मजीद कैसे इंप्रूव कर रहा हूं, मैं उसके साथ साथ अपने नेबरहुड को कैसे इंप्रूव कर रहा हूं, मैं बिल्ट एनवायरनमेंट को सपोर्ट कैसे कर रहा हूं। यानी कि इट मींस कि आपको सोसाइटी की डेवलपमेंट का एक भूत चढ़ा। जी, मतलब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें अगर मैं कहता हूँ सफाई निस्फ ईमान है, तो वो कैसे आएगी कि जब मैं पहला अपना एरिया साफ करूंगा, अपना घर साफ करूंगा, अपना नेबरहुड साफ करूंगा। वहां से फिर आपने समझे कि अपनी जर्नी शुरू करी कि आप फिर इंजीनियरिंग की तरफ आए और आपने 4 साल आर्किटेक्चर के गुजारे। 5 साल सर, 5 साल। 5 साल, अच्छा आर्किटेक्चर के 5 साल। उन 5 सालों में अगर मैं आपसे ये एक सवाल करूं कि आपने मेहरान यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ठीक है, तो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ते थे उस टाइम के ऊपर आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए इस टाइप के कि यार एक बच्चे के दिमाग में जैसे होता है कि यार मैं छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, या मैं तो नस से पढ़ूंगा, मैं तो ये, अगर वो डेवलप हुए तो आपने उनको फिर ओवरकम कैसा किया? आप मेरे क्वेश्चन को समझ? राइट, देखिए ये पॉइंट आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि उस वक्त अगर मैं उस परसेप्शन की बात करूं, आजकल का बच्चा डिफरेंट है जी। उस जमाने का बच्चा जो कि अर्ली 2000s में हो, उस वक्त तो ये सब ठीक है, उस वक्त ये होगा कि कहाँ पढ़ रहे हो, एनईटी में, वाओ, मल्फ फैक्टर है, नस्ट, वाओ, एनसी है, वाओ। लेकिन उस वाओ के पीछे मैंने सोचा कि वाओ के पीछे जो बंदा है उसकी अपनी वैल्यू क्या है। मतलब यूनिवर्सिटी को तो आपने वैल्यू दे दी, बंदे को क्या वैल्यू दी? तो बंदा है ठीक है, कि उस बंदे की इंपॉर्टेंस देखो। सबसे ज्यादा आपके ऊपर आज टैग तो लगा हुआ है, लेकिन उस टैग की वैल्यू करने के लिए आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा। आपको अपनी सेल्फ जो डेवलपमेंट है उसको इतना ग्रो करना पड़ेगा कि आप उस वैल्यू को मैच कर सको, वरना आपके लिए कहते हैं ना ऑड वन आउट वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो वहां पर
जब मैं मेहरान में गया तो ऑब्वियसली एक सिंध के इस कल्चर को देखते हुए एक एप्रिसिएशन तो बहुत ही अच्छी आई। वाओ यार, यू आर एजुकेटिंग इन मेहरान यूनिवर्सिटी, इसमें तो बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन होता है। लाइक हैदराबाद के कोटे पे 78 सीटें हैं खाली। अब और आप सोचो कि पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर जब एडमिशन होता है तो 16 या 1700 लोग जो होते हैं वो ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, 78 हमारी सीट्स होती थी उस जमाने में। ये तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और जब एडमिशन के लिए बच्चे अप्लाई उस जमाने में करते थे तो 10-12 हजार कोई वैल्यू ही नहीं थी। वो कहते थे कि नॉर्मल सी बात है, 12,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप सोचें कि इतने बड़े चंक में से आज के जमाने में बोलूंगा शायद 15-16 हजार बच्चे प्लस ही चले गए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो इंपॉर्टेंस है, यानी आपकी जो वैल्यू है, वो पहले तो आप ये प्रूव करो कि आप 100 में से 2 पे या 1 पे आ रहे हो। हमारी सिलेक्शन उसमें जाके हो रही है। अब आप सोचें सेकंड नंबर पे क्या होता है कि आप अपने नाम को जस्टिफाई करो उस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज अ प्लेटफॉर्म। दैट डजंट मीन्स कि आप जिंदगी भर ये बोलो कि यार मैं मेहरान NCERT का ग्रेजुएट हूं और इसीलिए आप मुझे वैल्यू दो। वैल्यू फिर नहीं है, वैल्यू आपके अल्फाज की है। This program is sponsored by My Interiors Private Limited. आपकी इंप्रेशन की है, आपकी कम्युनिकेशन की है, आप जो देख रहे हो आपके देखने के अंदाज की वैल्यू है। क्योंकि इसके लिए ना एक छोटा फॉर्मूला हम एक डेवलप करते हैं, वो 55, 38 और 7 का एक रूल होता है। वो कम्युनिकेशन का रूल एक कहलाता है कि बेसिकली हम लोगों को समझाना ये चाहते हैं कि 7% सिर्फ वो चीजें जो आप फोन पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो बस, जबकि दुनिया में लोग यही कहते हैं कि यार ये 7% ही सब कुछ है, बाकी लोगों ने 93 पहचाना ही नहीं है। 38% वो चीज है जो आपके वर्ड्स की टोन, वोकैबुलरी, इन तमाम चीजों की कंपोजिशन है। मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियरिंग वर्ड्स हैं। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूं तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वर्ड्स में पेश कर रहा हूं? क्या मैं इनोवेटिव और आइडियोलॉजिकल थॉट पे जा रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है 38 में। 55 इज ऑल डिपेंड अपॉन योर बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। आपका देखना, बोलना, आपके सेंसेस की यूटिलाइजेशन। हर वक्त हम कह रहे होते हैं 6 सेंस ने मुझे ये बात बोली। तो यार दुनिया अभी 12वें 13वें सेंस पे आ गई है, आप छठे से बाहर ही नहीं निकले हो। ठीक है, और हम ये देखें कि हम बच्चों को या हम अपने कोलीग्स को अभी तक कहाँ फंसा के बैठे हुए हैं। तो यानी कि आपने जो बात अभी की है, इस बात से मुझे मैंने इसलिए ये 2 क्वेश्चंस आपसे किए, मेरे टॉपिक में नहीं थे, कि आपने एक पॉइंट ये बताया कि यार ठीक है, मैंने इंटर के बाद एक सोसाइटी को मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि भाई मैं यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने खुद को सेल्फ मोटिवेट किया। तो इट मीन्स कि मैं इसको अगर ऐसे कंसीडर करूं कि अगर फात ख्वाजा को मैं थोड़ा सा जितना 10 इस थोड़े से टेन्योर में अभी मैं जाना हूं कि यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, कि अगर किसी को कहीं पहुंचना है और किसी प्रोफेशन में जाना है तो सबसे पहली जीत यही है कि अपने अंदर जीत लो, अपने अंदर जीत लो। ये तो मैंने इस चीज को समझेंगे पिक किया आपके साथ बात करके, जो मैंने आपसे इसमें कहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ सेटिस्फाइंग अदर्स, फर्स्ट सेटिस्फाई योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड बी योर ओन रिफ्लेक्शन फर्स्ट। तो ये पर्सनैलिटी सारी जो है रीडिंग हैबिट के साथ डेवलप हुई है या नेचुरल बॉर्न थी? सर देखिए वही बात है कि नो वन इज बॉर्न जीनियस, बट बाय कहते हैं तरबियत और नशोनुमा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पेरेंट्स से, टीचर्स से, फिर उसके बाद मज़ीद रीडिंग हैबिट से आई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और उसके बाद आपको आपके नेबरहुड में वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। आई हैव बीन वॉलंटरी टीचिंग देयर इन आवर सोसाइटी, और मैं वॉलंटियर टीचिंग करता था। मतलब आप समझें वो मेरी डेली की 1 घंटे की रूटीन थी। वहाँ पर टीचिंग करते करते मैं उस तमाम एरिया में एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर था उस पूरे रीजन का फॉर 5 to 6 years, एंड ऑल वाज वॉलंटियर। ऐसा नहीं है कि कोई पेड, आप बोलो ना यार मैं पेड था तो चलो ये चीजें कर ली। वॉलंटियरिज्म भी बहुत ज्यादा जरूरी था आपके अंदर, जहां से आपके अंदर ये तमाम चीजें इनबिल्ट हुई हैं। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जिसमें आपने वर्ड यूज किया सेल्फ मोटिवेटेड, तो वो मैं सोचता था कि यार पढ़ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। मैं ये पढ़ाई मार्क्स के लिए अचीव नहीं कर रहा हूँ, बर्डन पहले तो ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार इसको मैं मजीद अचीव कैसे करूँ, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट एक तरफ है और जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी थी वो दूर थी,
ठीक है, तो अक्सर बच्चे कहते थे यार छोड़ो कौन जाएगा, तो व्हाट आई मेड एन अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ कि मैं डेली वहां से देखता था यार, एक बुक में लेता था, वो एक बुक में डेली वो यूनिवर्सिटी लाता था, और मैं सोचता था कि यार मुझे जो भी टाइम मिलेगा वो बुक में पढ़ूंगा, और मेरी चाहत ही होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो बुक को कंप्लीट करके मैं रिटर्न कराऊं ताकि दूसरी इशू कराऊं। तो वो जो बुक आप देखो, अगर डेली आप 1 घंटे एक 1.5 किलो की जो बुक होती थी इतनी मोटी वाली, वो आप लेके चलो, तो आपके सेल्फ में भी दिमाग में एक पिन होता था यार जल्दी पढ़ो, चीज़ों को एजुकेट करो। हमारी यूनिवर्सिटी में अक्सर जितने भी मेरे दोस्त होते थे, तो यूनिवर्सिटी टाइम से पहले 9 बजे क्लास होता था ना, हम नॉर्मली 8:30 सवा 8 बजे पहुंच जाते थे। तो मैं उनको कहता था यार वैसे ही हम बात कर रहे हैं ना, तो आप एक काम करो ना, आज हम एक काम करते हैं, आप मुझसे सवालात पूछो, मैं आपको उर्दू में उसके जवाब दूंगा। ये चीज भी हमें अपने आप के साथ बिल्टअप करनी है, क्योंकि देखिए अगर आपकी दोस्ती से आपके दोस्त ग्रो ही नहीं हो रहे, हाँ, तो उसमें तो आपकी गलती है ना। ये मेरा सवाल है, इसमें ये क्वेश्चन है मेरा कि आपकी पर्सनालिटी को जितना मैंने अभी तक समझा है वो तो मैंने डिफाइन कर दिया, आपको बताया, लेकिन मैं समझना एक चीज़ और भी चाहता हूँ कि आज के एरा के अंदर अगर फहद ने ये कोशिश की कि मैं एक अपनी सोसाइटी के अंदर हैदराबाद या जो भी आपका सर्कल है एक इम्पैक्ट डेवलप करूँ, तो डू यू थिंक, ये सवाल आखिर में है लेकिन मैं अभी पहले इसलिए कर रहा हूँ, डू यू थिंक कैन यू डू इट फॉर द जेंजी, मतलब जेंजीज जो है वो उसका कोई इम्पैक्ट आपको मिला अभी तक या नहीं मिला? गुड, देखिए इसमें मैं 2 नजरियात से चीज को पेश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो मेरे अपने कोलीग्स हैं, मैं उनके साथ ये क्रॉस डिस्कशंस कंटिन्यू रखता हूँ, आइदर दैट कुड बी फोन और अ फिजिकल मीटिंग। कलीग्स जो है ना वो मिले, ठीक है जी जी। अब वो कौन से कलीग्स हैं मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दोज हु आर द टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी, सो दैट आप डायरेक्ट किसी जेंजी को कुछ बोलेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो हमने एक पहले से टर्न लिया, तो जो मेरे यूनिवर्सिटीज के जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आज उनके बाय डिफॉल्ट एसोसिएट या प्रोफेसर्स ही हैं, तो एक तो उनके साथ हमने क्रॉस डिस्कशन की। सेकंड थिंग कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर अभी 2-3 यूनिवर्सिटीज में एक्सटर्नल एग्जामिनर भी हूँ, तो उससे मुझे बेनिफिट ही होता है कि थीसिस बीइंग एज अ थीसिस एडवाइजर ऑल्सो, मैं उनको वही चीज एजुकेट करता हूँ जो कि हमें उनको आज की दुनिया के हिसाब से बतानी चाहिए, और मेरे टॉपिक्स भी सस्टेनेबिलिटी होंगे, रीशेपिंग के ऊपर होंगे, बिल्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे। तो उससे क्या होता है कि वो जो 3-4 स्टूडेंट्स हैं वो उस तरह ग्रो हो जाते हैं। देन एक और पॉइंट पे हम आए कि यूनिवर्सिटीज में मैं कोशिश करता हूँ हर महीने 1 मरतबा विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे उनको प्रेजेंटेशन जरूर दूं जो कि आज के दौर की हो, ताकि एक बार डायरेक्टली आप कुछ भी उनके अंदर इंपोज नहीं कर सकते हो। इट इज ऑलवेज स्लो प्रोसेस। एक स्लो प्रोसेस में अगर उनके जहन में कोई चीज फिट ऑन हो गई तो फिर तो वो आराम से उस टेन्योर के ऊपर चले जाएंगे। आपने अभी अपनी बातों के अंदर कहा कि एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी के अंदर जो है लोगों को एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया जाता है और बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग बात करती हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि अगर एक बिल्डिंग को मैं अज्यूम कर लूँ कि यार ये इंसान है, बिल्डिंग ये एक इंसान है, तो एज एन आर्किटेक्चर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी उसकी और डिसिप्लिन क्या रिप्रेजेंट करेगा? आप अभी थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि यार ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग एक ह्यूमन बॉडी है, तो इसको आप थोड़ा ज़रा मुझे बताएंगे। बिल्कुल, मेरी नज़र में देखें, जब आप वर्ड इंसान को यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हर पार्ट बॉडी का जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली बिल्डिंग जो है ना, उसका भी हर कंपोनेंट, हर फ्लोर, हर सर्विसेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिसको आप अगर बहुत अच्छे तरीके से समझें तो एक होती है आपके रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान्स, एक होंगे इंटीग्रेटेड फॉल सीलिंग प्लान्स, और इसके अंदर क्या होता है कि ये सारे कोऑर्डिनेटेड प्लान्स होते हैं जिसमें आप तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर व्हाट आई हैव फेल्ट, most of people, either they concerned to the field of architecture or they are concerned to the project management, they sometimes skip or forego these kind of components, and because of this हमें problems आना start हो जाता है कि साइट के ऊपर आप ये बोलोगे कि यार मेरी तो ए सर्विसेज जैसे HVAC की सर्विसेज जा रही है
तो उसके नीचे इलेक्ट्रिकल का पाइप भी क्रॉस हो रहा है, फिर उसके नीचे फॉल सीलिंग का लेवल भी अचीव नहीं हो रहा है। तो जब ये तमाम चीज़ें आपस में अमलगमेटेड होंगी तो आप प्रॉपरली उसको अचीव कर सकेंगे। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि बीइंग एज एन आर्किटेक्ट मुझे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसके ऊपर एक ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा हूं एज अ ह्यूमन, और अगर एज एन आर्किटेक्ट आप उस ब्रेन को एक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये प्रॉब्लम है। और ब्रेन की नरिशिंग क्या है? नरिशिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि ब्रेन हर वक्त स्टैटिक नहीं रह सकता, वो चेंज मैनेजमेंट और एडॉप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और वो एडॉप्टेबिलिटी और चेंज कहाँ से आएगी? जब इसी पूरे सिस्टम को आप ऑर्गेनाइज करके एक स्टैंडर्ड पे लेकर आओगे, फिर आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करोगे, जिसमें आप बिम मॉडलिंग को सबसे पहले देखते हैं कि उसके अंदर ये तमाम चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने फील किया साइट पे, वो सर्विस जो ऊपर चलनी है और जो नीचे चलनी है, इसकी भी एसओपी आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता, अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि डक्ट जा रही है, डक्ट को अचानकली किसी कहते हैं बेंट एंगल के ऊपर डाइवर्ट कर दिया, उसका थ्रो वहीं पे आधा रुक गया। फिर उसकी नेक अगर ड्रॉप की तो वो कैसे ड्रॉप की थी, वो भी गलत ड्रॉप हो गई। तो वो विश लिस्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी विद अ कंसल्टेंट, कि एमईपी का जो कंसल्टेंट है जैसे वो एडवाइस कर रहा है तो बिकॉज वो कंसल्टेंट है, आप विश लिस्ट में नहीं चलाओ। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल किस तरीके से मूव होगी, आपकी बॉडी भी तो चल रही है ना, तो आप क्यों वो उसको निगलेक्ट कर रहे हो? अगर वायर्स आपकी केबल ट्रे में चलनी है या LSZWH की केबल होनी है या उसको प्रॉपर कंड्यूट में चलना है, किस लेवल पे चलना है, कहाँ चलना है, उसको उस हिसाब से चलाएं। अगर आपका बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स हैं या बीम्स हैं तो आपकी बॉडी समझ लें वो बोन्स हैं, तो आप उसके अंदर उसको फोरगो नहीं कर सकते। आप कहीं ऐसा नहीं अपनी मर्जी से बोलो बीम छोटा कर दो या बीम काट दो, तो ये ऐसा सिस्टम नहीं है। बिकॉज ज़हा हदीद का मुझे कोट जबरदस्त याद आता है कि बिल्डिंग itself is a breathing space because they speaks with you. When you design it, always keep in mind कि they are there and they are speaking with you that I am this kind of building. अगर आप किसी जगह से जा रहे हो तो आप कहते हो यार ये दिखने में हॉस्पिटल लग रहा है, किसी और जगह से जाते हो आप बोलते हो दिखने में स्कूल लग रहा है। दिस इज द रियल आर्किटेक्चर। नॉट ओनली कि आपने डिजाइन कर दिया, तो ये मुझे इससे आपकी एक और बात याद आती है कि आपने एक वर्ड सुना होगा कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन और फंक्शन फॉलोज फॉर्म। ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। ये टर्मिनोलॉजीज अगर हमें नहीं पता होंगी तो आप न बिल्डिंग को समझ पाएंगे न ह्यूमन बॉडी की एस्थेटिक्स को समझ पाएंगे। अगर हम कहते हैं ना शुरू में कि एक डॉक्टर जो होता है वो बंदे को देखकर पहचान जाता है कि इसमें मर्ज गया है, तो आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर भी ऐसे ही है कि आप सर्जन हो, आपको बिल्डिंग देखकर समझ आ जानी चाहिए कि मुझे ये स्कूल डिजाइन करना है, कॉलेज डिजाइन करना है, यूनिवर्सिटी करनी है या हॉस्पिटल करना है या घर करना है। और घर करना है तो किस क्लाइंट के लिए करना है, क्लासिकल बनाना है, रोमन बनाना है, ग्रीक बनाना है, मॉडर्न बनाना है, अल्ट्रा मॉडर्न करना है, सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट पे बनाना है, किस मेथोडोलॉजी पे बनाना है, कहाँ से लाइट इन होनी चाहिए, कहाँ से आउट होनी चाहिए, ये सब उस ब्रीथिंग स्पेस में डिजाइन होना चाहिए। जो बिल्डिंग्स होती हैं, अगर हम इन बिल्डिंग्स की बात करें, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है या बेंगलोर कह लें या जिस टाइप की भी आप आर्किटेक्चर के अंदर बात कर रहे होते हैं, आज से पहले चले जाएं अगर हम, तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं अगर आज की बात करूं तो इसके अंदर काफ़ी इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब इन्वॉल्व है। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि यार ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और आर्किटेक्चर का काम है ये आज के दौर के अंदर एक खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर कितना इन्वॉल्व है, तो पहले क्यों नहीं था? राइट, ये थोड़ा देखिए मैं इसको पहले डिफाइन करना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, ताकि हमें पहले वो समझ आ जाए फिर हम उसको उसके साथ मैच करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पाकिस्तान में, बाहर मुल्क में तो बहुत पहले आ चुकी थी, पाकिस्तान में इवॉल्व हुई अर्ली 2000s के अंदर। वो भी आईटी सेक्टर्स वालों ने इंट्रोड्यूस किया, और वो भी कैसे किया कि सबसे पहले नादरा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए इन द फॉर्म ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो उन्होंने कहा दिस इज अ प्रोजेक्ट, तो ये कंसेप्ट ओरिजिनली वहां से इनिशिएट हुआ। फिर 2008-9 के बाद जब हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे थे तो आर्किटेक्ट्स ने कहा कि अच्छा यार इसके लिए एक साइट आर्किटेक्ट अलग होगा,
डेफिनेशन शुरू वहां से हुई। साइट आर्किटेक्ट क्या काम करेगा, वो ये चीजें देखेगा जो साइट से रिलेटेड होंगी। तो साइट आर्किटेक्ट ने बोला कि यार मेरी इंफॉर्मेशन तो आर्किटेक्चर पे लिमिटेड है, लेट्स इंट्रोड्यूस एनीवन फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड। तो सिविल वाला बंदा आ गया एज अ मैनेजर, फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग का बंदा आ गया। ये 2008 से थोड़ी इनिशिएशन ज्यादा चली। 2016 तक जब हम आए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो गई थी। फिर बीबीएस एमबीएस वालों ने बोला हम भी तो बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो This program is sponsored by Craftman Interior Designer and Contractors. हमारा कंसेप्ट बीइंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड अगर आर्किटेक्चर या सिविल का है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ठीक है। और आप अपनी सीनियरिटी पे या आप अपनी नॉलेज पे, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए नॉलेज है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप मैनेजर नहीं हो, क्योंकि आपका प्राइमरी काम चीजों को मैनेज करना है। अब क्या मैनेज करना है ये जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन की, कि जब भी मैं एक प्रोजेक्ट लूंगा, एक बिल्डिंग लूंगा, एक घर लूं या वॉट एवर इट इज, ठीक है, पहले मैं ये देखूंगा कि मैं उसकी इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्लान क्या बना रहा हूं, किन किन स्टेक होल्डर्स को जमा कर रहा हूं, किन से बात करनी है मुझे और किन से क्या काम लेना है। उस वक्त मैं डिफाइन करूंगा 3 काम अपने, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। जब ये 3 चीजें आ जाएंगी तो इट मींस अब मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूंगा जिसका स्टार्ट और एक एंड डेट हो जाएगी, जिसके अंदर स्कोप, टाइम और कॉस्ट डिफाइंड होंगे। जब ये 3 डिफाइंड होंगे फिर मजीद 3 काम आ जाएंगे। 3 काम कौन से आएंगे? क्वालिटी, प्रोक्योरमेंट और रिस्क। कि मैंने क्वालिटी एश्योरेंस के साथ प्रोक्योरमेंट करनी है और उसके रिस्क एनालिसिस को भी नोट कर लेना है। देन फिर उसके बाद मजीद फैक्टर्स आ जाएंगे कि मैं ह्यूमन रिसोर्स या रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूं, या मैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट देख रहा हूं। जब मैं ये 3 कंपोनेंट्स भी देख लूंगा तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, अब ये पूरा एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली मैं डिफाइन करके अब मैं आगे बढ़ूंगा टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर। देखिए, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को तो बड़ा अच्छा एलेबरेट किया है ना, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर मैं आपसे बात करूं कि चले ठीक है आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी है, आप क्लाइंट की तरफ से काम भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो आज के टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं कि किसी बच्चे ने कहीं से यूनिवर्सिटी से पढ़ा और जाके क्लाइंट के पास लग गया। अब क्लाइंट के पास लग गया, अब अनफॉर्चुनेटली वो कंसल्टेंट को भी हैंडल कर रहा है जिसकी नॉलेज 30 साल की है, वो कॉन्ट्रैक्टर को भी हैंडल कर रहा है जिसकी नॉलेज 20 साल की है। अब जैसे ही उसको जब कोई कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट कुछ समझाने जाता है तो उनकी ईगो हिट हो जाती है। जी, तो इस बारे में आप कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे? तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे तो आपकी बात नहीं सुननी, आप तो एक एक्सपीरियंस आदमी हो, मैं तो समझ गया। लेकिन बात यह है कि जो आने वाले, जो अब ये हो रहा है, क्योंकि किसी को मेहनत नहीं करनी, मेहनत मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं जाना, कंसल्टेंट के पास पैसे कम हैं, या आप प्रोजेक्ट मैनेज क्लाइंट की तरफ चले जाते तो वहाँ तो फिर वो समझेंगे बदमाशी और ये वाली चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इसको किस तरह से ये एक मैसेज के तौर पे किस तरह से देखेंगे इस राइट? फॉर मी आई वुड कंसीडर के बीइंग एज अ यंग जनरेशंस जो कि अभी आ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी द पार्ट ऑफ द नॉलेज सोसाइटी। कि आप जिस एरा में जी रहे हो उसमें सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। जब आप नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप सेल्फली एक सिविल सोसाइटी डेवलप करेंगे विद इन दोज इंडिविजुअल्स। जब ये 2 कंपोनेंट आ जाएंगे तो थर्ड कंपोनेंट इज द मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी और मेरिटोक्रेटिक अप्रोच। जब आपके अंदर वो अप्रोच आएगी तो फिर आपके अंदर से जो इग्नोरेंस का फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि द पार्ट विच यू डिस्कस्ड इज बेसिकली द क्लैश ऑफ इग्नोरेंसेस एंड नॉट अप्रिशिएटिंग एनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी और प्लूरिस्टिक अप्रोच। बिकॉज अगर मेरे अंदर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो मैं ऑटोमेटिकली इग्नोरेंस की तरफ चले जाऊंगा। तो जब एक बंदा मुझे चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, तब मैं उस इग्नोरेंस वाले क्लैश से निकल के आ जाऊंगा। देन फिर मैं मजीद आगे प्रोफाउंड डाइवर्सिटी यानी उसके आइडियाज़ को अमलगमेट करूंगा अपने आइडियाज़ के अंदर, और फिर मैं एक प्लूरिस्टिक अप्रोच की तरफ जाऊंगा। जब ये तमाम चीज़ें साथ में हम मर्ज करेंगे तो उसके अंदर एक बेसिक कंपोनेंट आ जाएगा विच विल बी नॉलेज शेयरिंग, लर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ द एक्सपीरियंसेस।
टॉक टू द प्रोफेशनल्स। सबसे पहले ये नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो गए, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू द प्रोफेशनल्स। सीनियर्स के साथ बात करें, उनके साथ समझें, उनसे फील्ड की प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लें। हम जब ग्रेजुएट हुए थे तो हमारे टीचर्स ने एक बहुत ही अच्छी बात समझाई थी कि 5 years you are learning here in the university, now for the next 5 years learn from the field। आप पहले फील्ड से जाके सीखेंगे, and that field could be anything, either they could be even the laborers also, because they know more about the field rather than you, because you have the theoretical knowledge. What about the practical information? In practical information you are blind, you are unable to sustain in that kind of world। तो वो कैसे आएगा आपके अंदर? वो इस वक्त आएगा कि जब आप एडॉप्टेबिलिटी, चेंज मैनेजमेंट, इनोवेशन की तरफ जाएंगे, और इनोवेशन भी कौन सी वाली, जो टेक्निकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो जब ये तमाम बातें आप अपने अंदर एडॉप्ट करेंगे तो वो वाला फैक्टर ही आपके अंदर से खत्म हो जाएगा कि यार मैं तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। बिकॉज व्हाट इज अ मैनेजर? इट इज अ समवन हु इंस्पायर्स अदर्स। इट इज नॉट अबाउट कि आपकी वजह से अगर उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा तो यू आर नॉट अ मैनेजर। तो ये बात तो फिर एक तरह से देखा जाए तो वो हो गई ना कि ये बंदे बंदे पे डिपेंड कर रहा है ना, कि एक बंदा है वो अगर अपने आप को ग्रो करना चाहता है तो फिर वो ग्रो होता है, वो फिर सीखता भी है लर्निंग, और जिसने सीखना नहीं है फिर वो वहीं रह जाता है, वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी के अंदर जाके फंसा रहता है। सही। आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले हम चाय पी रहे थे तो आपसे बात हुई, आपने कहा कि एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है जो आपने खुद भी इसमें इनपुट किया कि आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्टोनिक इंजीनियरिंग, ये टर्मिनोलॉजी क्या है भाई, ये कहाँ से आ गई? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आर्किटेक्चर क्या है। इट इज ओनली द स्टडी अबाउट द स्पेसेस एंड टू डिजाइन इट इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। सिंपल। उसमें आपने आर्ट और साइंस को मर्ज करके एक प्रैक्टिकल फॉर्मेशन दे दी। तो उसमें आप कोई भी चीज़ एक डिज़ाइन करते हो और बड़े अच्छे तरीके से करते हो, क्योंकि वो सारी कंसर्न आर्ट से ही रिलेटेड होती है, राइट। लेकिन जब मैं आर्किटेक्टोनिक इंजीनियरिंग की बात करूंगा या उससे रिलेटेड बात करूंगा तो उसमें क्या हो जाएगी कि आपकी तमाम किस्म की टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड शामिल हो जाएगा। अब जब मैं वर्ड टेक्नोलॉजिकल कर रहा हूं तो आर्ट सबसे पहले, फिर उसके साथ उसकी फिजिक्स, फिर उसकी मैथ्स, फिर उससे रिलेटेड उसके ज्योग्राफिकल साइंसेस, उसके बाद लैंड की स्टडी, आइदर इट इज अ लैंडस्केपिंग वन, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, उसके सिविल से रिलेटेड के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें उसके अंदर मर्ज होंगी। देन फिर वो आर्किटेक्टोनिक इंजीनियरिंग की तरफ चली जाएगी। इसकी मैं बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि आपको याद होगा कि ली कॉर्बुसियर हमेशा कहता था कि लेस इज मोर, ठीक है, एंड मोर शुड नॉट बी बोर्ड और रिडंडेंट। यानी ये ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो मोर को इतना बड़ा बना दो कि वो रिडंडेंट ही हो जाए। अगर मैं सिर्फ आर्किटेक्चर की बात करूंगा ना तो ली कॉर्बुसियर 150 स्क्वायर मीटर के घर में रहता था, बोलूंगा बहुत छोटा घर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर्किटेक्टोनिक की बात करूंगा, जो वर्ड अभी आया लेकिन प्रैक्टिकल उस जमाने में होता था, तो वो कहता था ये घर जो छोटा है वो लेस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोर है, क्योंकि मैंने उसको डिजाइन स्टैंडर्ड पे किया। वहीं से आइडिया आया गोल्डन रेशो का। गोल्डन रेशो यानी 1:1.6 का जो रेशो है, वो कंसेप्ट क्यों आया कि पूरी दुनिया जो वर्ल्ड है वो उसी गोल्डन रेशो पे डेवलप्ड है, और वो बुनियाद है आपकी आर्किटेक्चर और टेक्टोनिक इंजीनियरिंग की। क्योंकि वो जो वर्ड्स है ना, इसकी मैथ्स ये इसके पीछे छुपी हुई है। यानी दुनिया का कोई भी काम अगर आप देख लें तो वो उस गोल्डन रेशो के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। यानी जो एक ह्यूमन फिगर भी इन्होंने ली कॉर्बुसियर ने बनाई थी वो भी गोल्डन रेशो पे, हमारी बॉडी भी उसी गोल्डन रेशो पे डेवलप्ड है। तो मैथ्स फिजिक्स के बगैर आर्ट कुछ भी नहीं है। एंड आर्ट इज द लैंग्वेज थ्रू विच यू स्पीक, बट टू स्पीक दैट लैंग्वेज दोज वर्ड्स आर बेसिकली दिस काइंड ऑफ इंजीनियरिंग और साइंसेस, जिससे मिलके आप इधर आते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड, कि जब वो इसके ऊपर आ जाती है तो इट इज जस्ट लाइक द कैप, और यू कैन से के केक के ऊपर जो छोटा सा आखिर में बिस्किट या कैडबरी लगा के आप पेश कर देते हो, तो दिस इज दैट थिंग।
यानी कि अगर इसको आसान और मैं करूं वो ये कि जैसे MEP के साइड इंजीनियर्स होते हैं, सिविल के साइड इंजीनियर्स होते हैं, इसी तरह आपने इन दोनों से ऊपर एक कैप बना दी, वो आर्किटेक्टोनिक इंजीनियरिंग जी। कि वो कैप पहन लो, उसके बाद ये सारी ब्रांचेस तुम्हारे नीचे आ जाएंगे। क्योंकि अब ग्लोबली अगर देखा भी जाए, पाकिस्तान में तो खास तौर पे ये चेंज भी बहुत डेवलप हो गया है कि अब बिजनेस एक जमाने में स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास होता था, उसके पास आर्किटेक्ट का लाइसेंस होता था। अब जो लाइसेंस है वो आर्किटेक्ट के पास काम बिजनेस में ज्यादा आते हैं जी, बिल्कुल। वो अपने साथ फिर अपनी टीम को कनेक्ट करता है, तो वो कैप तो फिर समझे कि बॉस वाली वो आर्किटेक्ट के पास ही चली जाती है। अच्छा फहद भाई, इससे आगे अगर हम बात करें कि अगर मैं कहूँ कि यार एक आर्किटेक्ट है और उसके नज़दीक जो है वो सिर्फ एक वो डिज़ाइनर है, ठीक है ना। वैसे तो आपने बहुत एलेबरेट कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और आर्किटेक्चर को, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। आप आर्किटेक्ट के साथ काम करते हैं, उसने ड्राइंग बनाई, उसने सब कुछ बनाई, तो वो कोशिश ये कर रहा होता है, वो आके आपको ये बताता है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। अब उसे तो पता ही नहीं है ये कैसे होगा, उसने तो काम ही नहीं किया। दैट्स व्हाई आर्किटेक्टोनिक इंजीनियरिंग इज गुड। लेकिन हम तो प्रैक्टिकल बात करेंगे, मैं आपसे किताबी बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि एक आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आता है और आपसे ये बात करता है कि नहीं यार ये तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, जो होता है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में है। ठीक है, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि एग्जांपल से चीज़ों को एलॉबरेट किया जाए, ठीक है ना। मैं एक आर्किटेक्ट का घर बना रहा था, इट वाज अ स्मॉल 700 स्क्वायर यार्ड हाउस। उसमें मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि उन्होंने अपनी विश लिस्ट पहले बताई कि मुझे पूरा जो मेरा लाउंज होगा और एंट्रेंस का फॉयर होगा, इसमें कोई भी बीम बीच में नज़र नहीं आना चाहिए। एक्सेलेंट। मैं गया स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास, उनको मैंने ये पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की, तो उन्होंने बोला स्पैन कितना है, तो मैंने कहा सर मिनिमम 30 बाय 60 का स्पैन होगा। इस पूरे के दरमियान में मुझे न तो कोई कॉलम चाहिए और न ही कोई बीम चाहिए, और फ्लैट स्लैब चाहिए, फ्लैट स्लैब, ठीक है। यहाँ पर व्हाट आई बिलीव के स्ट्रक्चरल वालों का बहुत ही अच्छा रोल प्ले था कि उन्होंने उस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया, सारा लोड किस तरह स्ट्रक्चर पे, कॉलम्स पे, बट दिस इज ऑलवेज अबाउट प्री डिजाइनिंग के वक्त सारे काम, नॉट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। क्योंकि ये मैं समझाता हूं कि आर्किटेक्ट का विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आप विजनरी आर्किटेक्ट होंगे ना, तो डिजाइन के वक्त आपको पहले ही चीजें विजुअलाइज होंगी कि यार ये चीज ऐसे बनेगी, इसका डिजाइनिंग का कंपोनेंट ऐसे होगा, स्टीयर केसेस इस तरीके से चढ़ेंगी, स्टीयर केस में जो लेग शेप या डॉग शेप आप बनाते हैं तो उसमें ये 3 स्टेप्स प्रॉब्लम करेंगे, तो नहीं बनानी चाहिए। दिस इज नोन एज अ विजनरी आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट बहुत हैं आज सिंध में, That is my point. आज सिंध में 500 लोग आर्किटेक्ट हो रहे हैं हर साल, जॉब्स 50 भी नहीं है, ठीक है, 50 भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो 450 क्या कर रहे हैं? यानी आप तो पहले ही ऑड मैन आउट हो गए सबसे पहली बॉल पे ही। आप पाकिस्तान तो दूर की बात है, पूरे पाकिस्तान में 1500 लोग निकल रहे हैं। आप PKP की रजिस्ट्रेशन देख लें और IAP की रजिस्ट्रेशन देख लें, कितने लोग हैं आपके पास आर्किटेक्ट्स। उनमें से आप आज सर्वे करवा लें तो जॉब पे कितने या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कितने हैं। तो यानी इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा, एक मेरी नजर में नॉमिनल तो है ही है, क्योंकि आप तो ऑड मैन आउट पे काम कर रहे हो। अभी 50 में से एक बंदा जो है वो जाके या तो जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप पे लगता है, जो कि सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बनता है। और सक्सेसफुल आर्किटेक्ट आप कैसे बनोगे? जब आप ये तमाम कंपोनेंट्स को अपने जहन में कैप्चर करोगे। और कंपोनेंट्स भी कौन कौन से कि जिसमें आपने ये तमाम टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया होगा। अगर टर्मिनोलॉजी, आर्किटेक्चर की टर्मिनोलॉजी को स्टडी नहीं किया तो फिर आप कहीं के भी नहीं है। आपका थीसिस टॉपिक जो भी आप लेते हैं वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करे। हमने एक नहीं, आप प्रैक्टिकल बात करें ना मेरे साथ। मैं जो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि हमारा जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है और कल्चर है, आपने ठीक है बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने सपोर्ट कर दिया, ये कर दिया, लेकिन हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा। हमारा क्या मेजॉरिटी का यही एक्सपीरियंस है। मैं कोई आर्किटेक्ट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। इसमें स्ट्रक्चर कंसल्टेंट भी शामिल है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी
गलत होता है, इसमें सब गलत होता है, लेकिन वो जो एक ईगो इशू आ जाता है कि यार मेरी ड्राइंग के ऊपर चैलेंज कर दिया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, आपको नहीं आता मुझे आता है, ये तो आप डेफिनेटली फेस करके आए होंगे ना। ऐसे ही है। देखें ये चीज कैसे आप हैंडल करते हैं, क्योंकि ये फेज आपके ऊपर आया होगा। देखें क्योंकि उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं पता, उसको एग्जीक्यूशन का नहीं पता। आप मेरी बात समझे ना, मैं आपको कहूँ कि यार ठीक है ये एक आसमान एक जगह है और यहाँ हवा में बीम खड़ी कर दे। देखिए जब हम बात करते हैं इस टर्मिनोलॉजी की, तो मैं एक आर्किटेक्ट की जर्नी डिफाइन करता हूँ, बिकॉज मैंने तो कई सारे आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है। तो उसमें क्या होता है कि एक जर्नी है लर्निंग, फिर उसके बाद डेवलपमेंट, बीइंग ऑन अ हायर स्टेज के बाद जो आपने वर्ड यूटिलाइज किया कि भाई उनकी आइदर ईगो हर्ट हो या सेल्फ एस्टीम हर्ट हो या उनकी ड्राइंग्स या डिजाइन के ऊपर एक बार भी उंगली उठे, ये वो स्टेज आ गया। इस स्टेज के बाद एक वक्त ऐसा और भी आता है, मतलब ये बीच का एक टेन्योर है कि जहां वो कहते हैं यार ओके लेट इट बी लाइक दैट। वो बुजुर्गी और विजडम वाला लैंग्वेज है जहां बहुत ही कम ही आर्किटेक्ट्स पहुंचते हैं, यानी उनके साथ भी मैंने काम किया है। ये जो बीच वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरी, और आ गया सोसाइटी में, बहुत आ गया और आ गया। और है क्यों है इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि देखें ये वाले जो लोग हैं इनके साथ हमारे जूनियर आर्किटेक्ट्स जुड़े हुए। तो जूनियर आर्किटेक्ट्स की जर्नी जो नीचे से स्टार्ट होनी थी लर्निंग की, वो सब खत्म हो गई और उनको आपने एक ही गो में ऊपर पहुंचा दिया। और आपने ये पहुंचा दिया यार मैंने डिजाइन किया है ना, मैंने डिजाइन तो किया है, लेकिन आप कम से कम ये सेंस तो रखें। मैं एक प्रोजेक्ट पे था, 1000 स्क्वायर यार्ड का एक प्रोजेक्ट था। वन ऑफ द आर्किटेक्ट सेड कि यार इसमें स्विमिंग पूल के लेवलिंग में कोई इशू आ गया, नो प्रॉब्लम, आप 6 इंच इसको नीचे कर दें। एंड आई वाज लाइक 6 इंच का मकसद ये आरसीसी का बना होता है। दैट इज माय पॉइंट। अब आप मेरे ये आरसीसी का बना हुआ है और उसके साथ ये बेसमेंट का स्लैब है। तो मैंने कहा बात क्या कर रहे हैं ये आपको पता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये क्या चीज़ है। तो मतलब मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि जो भी हमारे आर्किटेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है ना, वो जो चैप्टर है उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज का, वो शायद मिसिंग है। इसीलिए ये बात आई आर्किटेक्टोनिक इंजीनियरिंग, ये मैं लाना चाहता था। मैं जो आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कहेंगे उसे लोग, लेकिन बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं ना, हम उन्हीं के फायदे के लिए बात कर रहे हैं। उन्हीं का प्रोजेक्ट अच्छा होगा, मेरे आपके बात करने से तो कोई चेंज थोड़ी होगा। रिसेंटली आई वाज ऑन अ प्रोजेक्ट, वहां पे वो एक कुछ टाइम पहले रेजिडेंशियल एक प्रोजेक्ट था, बेसमेंट में स्टेयरकेस उतारनी थी। डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट द आर्किटेक्ट टोल्ड मी आई वांट अ स्टेयरकेस हियर। तो मैं उनको नीचे ले गया बेसमेंट की तरफ एंड आई टोल्ड कि सर जरा ऊपर देखें यहाँ पे बीम है, सो व्हाट, जो बीच में है काट दो। एंड आई वाज लाइक कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द डिजाइनिंग कि आप डिजाइन करते हो फिर आप कहते हो कि यार जो मैंने कह दिया कर दो, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द फील्ड मैकेनिक्स कि इटसेल्फ उसकी मैकेनिक्स क्या है। तो कुछ जो आर्किटेक्ट्स ऊपर वाले होते हैं वो तो नहीं मानते, फिर कुछ और मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो ये